नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। वायनाड में जो भूस्खलन हुआ है, 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और जिनकी मौत हो गई है और अभी पता नहीं कितने घायल हैं, कितने मिसिंग हैं, अभी कुछ पता नहीं है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड के दौरे पर थे और जहाँ पर वो जो चूरामल का जो इलाका है और मुदैकनी का, वहाँ पर दोनों भाई-बहन गए थे और राहुल गांधी काफ़ी विचलित हुए आज जब उन लोगों से जब मिले और जो पीड़ित परिवार थे उनसे भी मिले और अपनी व्यथा उन्होंने इस तरह से कुछ कही कि आज जब वो मिले तो उनको ऐसा लगा और ऐसी ही भावना हुई जिस दिन उनके पिता की मौत हुई थी, यानी कि जिस दिन राजीव गांधी की डेथ हुई थी, उसी तरह की एक फीलिंग राहुल गांधी को हुई थी। अब उन्होंने कहा कि और एग्ज़ैक्टली मैं कोट करना चाहती हूँ उन्होंने क्या कहा है कि आज वायनाड के शोकाकुल लोगों के साथ समय बिताने के बाद मुझे वही गहरा दुःख महसूस हो रहा है, जो मुझे उस दिन हुआ था, जब मेरे पिता का निधन हुआ था। यहाँ यहाँ कई लोगों ने अपने पूरे परिवार को खो दिया और उनका दर्द और भी बढ़ गया है। और अंग्रेजी में उसी ट्वीट को लिखा गया है। फिर उन्होंने कहा कि हम मदद करने की कोशिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि बचे हुए लोगों को उनका हक मिले। उनमें से बहुत से लोग फिर से बसना चाहते हैं। यहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं डॉक्टरों, नर्सों, प्रशासन और सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये त्रस्त बहुत बड़ी है और वायनाड को ठीक करने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने कहा कि अभी राजनीति का समय नहीं है, पूरा देश इस मुश्किल समय में वायनाड के साथ खड़ा है। हमें एकजुट होकर लोगों की मदद के लिए सभी ज़रूरी सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो आज राहुल गांधी का इस तरीके से भावनात्मक होना और हमेशा वो जो संवेदना है, दर्द से अपने आप को हमेशा संबद्ध करते हैं। कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है, वो वहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर वायनाड उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी थी, जहाँ से वो जीत कर आए थे, वायनाड और अमेठी। वायनाड और रायबरेली। तो वायनाड की जनता जिस तरीके से राहुल गांधी को देखती है, तो वहाँ पर आज एक बार फिर से वायनाड की जनता को उन्होंने बताया कि उनका आज दर्द उसी तरह से है, जैसे कि उनका अपना जो निजी दर्द था, जब उनके पिता का निधन हुआ जब राजीव गांधी का, तो उसी तरह से उनको आज मन में एक भावना आई। आज राहुल गांधी के इस चरित्र पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीपक कबीर है, जो कि सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। दीपक का राहुल गांधी का जो अब चरित्र, व्यक्तित्व जो सामने निकल कर आ रहा है, आज ऑलमोस्ट वो रो पड़े। आज वायनाड की जब हालत देखी और जिस तरीके से लोगों का परिवार वहाँ पर उजड़ गया है और एक नहीं, हज़ारों परिवार जिस तरह से उजड़े हैं, उस पर क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस चरित्र पर? और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पर भी हम बात करते हैं जो अमित शाह ने कही। लेकिन राहुल गांधी के इस चरित्र पर और जिस तरीके से वो जनता से अपने आप को जोड़कर अब देखते हैं, क्या कहेंगे? किस तरीके का कॉन्ट्रास्ट आपको नज़र आता है? मुझे लगता है कि इस शब्द बोलचाल की भाषा में चरित्र शायद सही शब्द नहीं है। इसको हम राहुल गांधी का व्यक्तित्व कह सकते हैं। उस व्यक्तित्व की जो लेयर्स हैं, चरित्र दूसरे तरीके से डिफाइन होने लगा है। वो बहुत संवेदनशील है और ये अच्छा लगता है। एक ज़माने में पॉलिटिकल लीडर्स ज़्यादातर इसी संवेदनशीलता के साथ राजनीति में आते भी थे। ये उस तरीके की याद दिलाता है कि जब जब नेता देखिए पिछले 60 दशक के बाद 70 के दशक के बाद नेताओं की छवि सबसे बेकार बनी है। नेता भी बेकार होते गए हैं, उनकी छवियाँ उससे ज़्यादा खराब बनाई गई हैं। भ्रष्टाचारी होते हैं, तमाम दंड-फंद करते हैं, तमाम घोटाले करते हैं, तमाम बहुत सारे आरोप फ़िल्मों के स लेकर पूरा कम्युनिकेशन मीडियम जितने भी हो सकते हैं पैदा करी गई जनता में भी ये एक कॉमन स्लोगन होता सारे नेता चोर हैं या सारे नेता बहुत ही खुदगर्ज हैं या क्रूर होते हैं मतलब जो भी है कि संवेदनाएं नहीं होती हैं मतलब लाशों पे राजनीति कर सकते हैं ये कहा जाता था ऐसे में और भारत इस समय बहुत लीडरशिप की क्राइसिस से गुजर रहा है जिस तरीके की हमारे यहाँ पिछले 10 सालों में एक वॉयलेंट राजनीति हुई है एक रिएक्शनरी राजनीति कैसे हैं जहाँ पे प्रतिक्रियाओं में कुछ भी किया जा सकता है और उनकी देखा-देखी या उनकी शय की वजह से जनता के अंदर वही माहौल पैदा हो गया। ऐसे समय में बिल्कुल एक ताज़ा हवा की तरीके से ये नए पीढ़ी के नेता आए हैं। आए हैं या परिपक्व हुए हैं, ग्रूम हुए हैं जिसमें राहुल गांधी हैं, जिसमें तेजस्वी हैं, जिसमें अखिलेश हैं, ये लोग जो है
जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को भी बहुत ध्यान रखते हैं, गाली-गलौज से दूर रहते हैं। आपने देखा होगा ये पीढ़ी जो है रिश्तों का मान रखती है। आपने जैसे मान लीजिए तेजस्वी का मैंने नाम लिया, नीतीश ने उनका साथ धोखा दिया, फिर भी उन्होंने ये उसने उसने कहा था ना कि अरे बता तो देते। ये जो ये कहने का तरीका है आप हमारे ये जो होता है ना दुश्मन नहीं हो, या अखिलेश ने जिस तरह भयानक दुश्मनी के बाद भी मायावती को लेकर एक रिलेशनशिप बिल्ड करी थी, वो चुनावी नहीं थी। वो चाहते थे ऐसा हो, नहीं हो पाया आगे चल के कोई बात नहीं, चाहते थे। वही बात है राहुल ने, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अ, आप देख रही हो इधर की पॉलिटिक्स में आम इंसानों के साथ जो रिश्ता बनाने की कोशिश करी है, वो नकली नहीं लगता है। एक नेता प्रतिपक्ष, एक ऐसा इंसान जिसके दादी को मारा जा चुका हो, जिसके पिता की हत्या हुई हो, जो लगातार हिट लिस्ट में रह सकता है, उसको कभी भी कोई मार सकता है, उसके बावजूद ये उसकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों से ना मिले। लेकिन वो सिक्योरिटी तोड़ के जितना मुमकिन है मिलने की कोशिश करता है। वो जूते बनाने वालों से उनका दर्द समझता है, वो ट्रक चलाने वालों के साथ दोस्तियाँ करता है, वो नौजवानों के साथ दोस्तियाँ करता है, वो लड़कियों के साथ जेंडर इश्यूज़ पर डिस्कशन करता है, वो किसानों के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, वो रिक्शा चलाने वालों के साथ होता है। तो और वायनाड वायनाड ने तो उसे बहुत प्यार दिया था। वायनाड तो उनके घर जैसा था ना, वायनाड से वो सांसद चुने गए, तो वहाँ पे और निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पे ध्यान दे या ना दे, वायनाड की तबाही मामूली नहीं है। एक तो केरल, तमिलनाडु जैसे स्टेट हमेशा तबाह रहते हैं क्योंकि समुद्र के करीब रहते हैं और उसमें केरल में अभी बाढ़ में कितनी तबाही हुई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार से पूछ लीजिए कितनी राहत मिली है। जितनी ये अपने धार्मिक आयोजनों में, तमाशों में खर्च कर देते हैं, केरल में क्या हिंदू नहीं थे? वहाँ पे राहत नहीं दी गई। तमिलनाडु की यही शिकायत रही है। अब जो है केरल के वायनाड में देखिए क्या सलूक होता है, लेकिन वायनाड में राहुल गांधी पहुँच गए हैं, ऐसा ना हो कि पर राहुल की संवेदनाएँ ये थी कि जैसे देखिए 277 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। अभी और भी पता चलेगा। घायलों की संख्या बहुत है। आज ही एक वीडियो था जिसमें लाशों का कारवां जा रहा है। गनीमत ये है कि वहाँ पे लेफ्ट की सरकार है जो पहले भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उसके पास कैडर भी बहुत है, सँभालने के लिए है। उसमें राहुल गांधी भी हैं और ये बिल्कुल अच्छी बात है कि यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है। तो मुझे उम्मीद है केरल की सरकार और केंद्र की सरकार मिल के ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आस-पास के जो ज़िले हैं जैसे स्टालिन का तमिलनाडु है या बाकी जो जगह है कर्नाटक है, वहाँ से भी राहत जाएगी क्योंकि केंद्र से बड़ी कम उम्मीद है। पर राहुल सदमे में हैं, राहुल संवेदनशील हैं, वो दुखी हैं। मतलब राहुल जैसे लोग वो हैं, राहुल नाम गौतम बुद्ध का हुआ करता था। जो दूसरे की तकलीफ को लेकर, दुःख को लेकर परेशान होते थे और दुःख का कारण खोजने की कोशिश करते थे। तो ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा दुःख देखेंगे तो छोड़ देंगे कि क्या करें? मतलब राजनीति चलो ठीक है, हमारी हार मंज़ूर है, हमें गाली दे दो ठीक है, ये सब सही हो जाना चाहिए। तो देख के लगा पर इसमें राहुल का व्यक्तित्व तो बहुत निखर रहा है, पर हालात का क्या किया जाए? वायनाड की त्रासदी खतरनाक है और लेकिन एक बात मुझे लेकिन ज़रूर दीपक कहना जो है सवाल है अ, कि जब राहुल का ये व्यक्तित्व सामने आता है जहां पर वो जनता के दर्द को बांटते हुए नजर आते हैं, उनको लोग अब जननायक बोलने लगे हैं कि जनता के साथ जो चलने वाला व्यक्ति है वो जननायक के रूप में नजर आता है जो जनता के दर्द को समझता है। और दूसरी तरफ अमित शाह संसद के पटल पर खड़े होकर वो ये कहते हैं कि भाई हमने तो अलर्ट जारी कर दिया था और वहां की जो राज्य सरकार थी उसने अलर्ट को एड्रेस किया ही नहीं, ना उसने एक्ट किया। अब आज मेरे पास जो आईएमडी का डेटा आया है, आईएमडी का डेटा मेरे सामने है और उस आईएमडी के डेटा में बिल्कुल जो रेगुलर डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं वो डायरेक्टिव्स केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो अगर अमित शाह खड़े होकर संसद के अंदर ये कहते हैं कि नहीं हमने तो वायनाड की यानी कि केरल की सरकार को हमने बता दिया था, उन्होंने इस तरह से नहीं किया, तो एग्जैक्टली अब इस ये जो डेटा है ये मैं दिखाना ये चाह रही मैं हूँ। नहीं, नहीं ये मैं बस मैंने खाली जान दर्शकों की जानकारी के लिए दिखाना चाहती हूँ कि ये वो डेटा है, आईएमडी का चार्ट है। हर दिन उन्होंने जो अलर्ट जारी किए जिसको लेकर अमित शाह बार बार ये कह रहे थे कि मैंने अलर्ट जारी किए हैं, अलर्ट जारी किए हैं, तो केवल और केवल एक ऑरेंज अलर्ट जारी हुई थी, कोई रेड अलर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं कि सारा डेटा है अलर्ट डेट वाइज जो उन्होंने जारी किया है 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक में, ये पूरा वो चार्ट है
जिसमें कहीं भी रेड अलर्ट घोषित नहीं किया गया है ये बताने के लिए कि देखिए इतनी बारिश होगी और इसलिए आप थोड़ा-सा सावधान हो जाओ, ऐसा कोई अलर्ट आईएमडी की तरफ से नहीं गया है। यानी कि संसद के पटल पर खड़े होकर अमित शाह झूठ बोल रहे हैं और वो ये साबित करने की बात कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तो बहुत कुछ किया। जी। देखिए, बात झूठ बोलने की नहीं है, बात उससे ज़्यादा बुरी है कि आप राजनीति कर रहे हो। हर जगह ये कहा जाता है कि देखिए, आग जब लग जाती है गाँव में, तब ये नहीं तय पंचायत नहीं बैठती है कि किसकी माचिस से या किसके चूल्हे से आग लगी। पहले आग बुझाई जाती है, उसके बाद होता है कि यार ये गलती किसकी थी, नहीं होनी चाहिए थी। आग लगी हुई है इस समय, वहाँ लोग मर रहे हैं और आप ब्लेम गेम कर रहे हो, इसे ब्लेम गेम कहते हैं। आपको करना धरना कुछ नहीं है, आप केंद्रीय राहत एजेंसीज को नहीं भेज सकते, आप उस स्टेट पे ब्लेम कर रहे हो। भाई आप उत्तर प्रदेश होता, बिहार होता, दूसरा स्टेट होता मान लिया जाता। आप उस स्टेट पे ब्लेम कर रहे हो जिसने बड़े से बड़े मुसीबतों को अकेले हैंडल किया है, जिसकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा रही है, जिसके गाँव के अंदर सुरक्षा का इंतजाम है, जहाँ पे पंचायतें कंप्यूटर से चलती है गाँव के अंदर। हमारे यहाँ जाते हैं पंचायतों के चुनाव में, जिसके अंदर अपना उन्होंने इंटरनेट सिस्टम डेवलप कर लिया है केरल के अंदर, आपकी तरह डिपेंडेंस नहीं है। तो आप उस स्टेट की बात कर रहे हो जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने डिसेंट्रलाइजेशन में, जो अपने टेक्नोलॉजी में आपसे बहुत आगे है। आपसे क्या, आपकी दिल्ली से बहुत आगे है। तो आप ब्लेम गेम कर रहे हो। आपने पिछले बाढ़ की राहत क्या पहुंचाई थी, आप बताइए जरा। आप अब उनकी हेल्थ मिनिस्टर का जो काम था कोविड में, और अपना देख लेते आप, हर्षवर्धन का देख लेते, क्या रहा था। तो आप क्यों क्यों ये, और उसके बाद भी आप ब्लेम गेम कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ ये बिहार में होता, यहाँ पे होता तो भी आपको ये नहीं करना चाहिए। पहले तो राहत पहुंचाई जाती है, पहले तो खड़े हुआ जाता है, गृह मंत्री को दौरा कर लेना चाहिए था। आप बता रहे हो कि हमने अलर्ट जारी कर दिया था, आपने क्या किया। मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, रूटीन अलर्ट जारी कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। आपके शरीर पे जो वजन चढ़ता जा रहा है, आप क्यों नहीं डोलते हो। गृह मंत्री क्यों नहीं जाता मणिपुर, गृह मंत्री क्यों नहीं जाता केरल। अरे छोड़िए, केदारनाथ के अंदर हो रहा है, बादल फट रहे हैं, 200 लोग फंसे हुए हैं, आप क्या कर रहे हो। केदारनाथ के लिए क्या कर रहे हो आप आप और छोड़ दीजिए। ये राजनीति ना करते। उत्तराखंड के अंदर जब त्रासदी आई थी, तो यही मोदी जी थे जिन्होंने कहा था कि हमने अपने गुजरातियों को निकाल लिया है। अपने गुजरातियों को हेलीकॉप्टर से, कितने हेलीकॉप्टर से निकाला, और बाकी लोग कहां जाएंगे। तो ये तो इनकी राजनीति होती है कि ये मौत पे भी राजनीति करते हैं। राहुल गांधी का स्टेटमेंट देखिए। राहुल कांग्रेस और लेफ्ट वहां पे दुश्मनों की तरह लड़ते हैं, मतलब दुश्मनों की तरह नहीं, लेकिन मुख्य विपक्षी है। लेफ्ट को हराया है वायनाड में, एनी राजा को हराया है राहुल गांधी ने। आप दोनों के बयान देखिएगा, दोनों की ट्यूनिंग देखिएगा। वो राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी कहते हैं अगर चुनाव केरल में नहीं होंगे क्या विधानसभा के, राहुल को कहना चाहिए कि सरकार का फेल्योर है, सरकार चला नहीं पाते, ये नहीं चल पाते, और देखिए हम आएंगे सरकार को सब दुरुस्त करेंगे। राहुल ने कहा ना कि ये राजनीति का समय नहीं है। भाजपा का वहां कुछ नहीं है, एक विधानसभा नहीं रहती है, वो बस ब्लेम गेम खेल रहे हैं। तो ये चरित्र का अंतर है, ये व्यक्तित्व का अंतर है। इसे जो आपने चरित्र शब्द इस्तेमाल किया, वो इसे कहते हैं चरित्र। संवेदनशीलता व्यक्तित्व का हिस्सा होती है। ये जो नियत दिखाते हैं, इसे कहते हैं कि ये इनका चरित्र दिखा रहे हैं। अमित शाह का चरित्र ऐसा है कि उनको ब्लेम गेम करना है, उनको राजनीति करनी है, उनको लाशों पे राजनीति करनी है। और राहुल गांधी अपनी मुख्य विपक्षी पार्टी के लिए कह रहा है कि वहां राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और मुख्य विपक्षी पार्टी भी उसको कहेगी कि नहीं, आइए हम लोग मिल के बैठ के, नहीं तो आइए दीपक, मिलजुल कर काम करते हैं। अब जो ये कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि इस कॉन्ट्रास्ट से क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह जनता की नजरों से और गिरते चले जा रहे हैं और अब यहां से उठ नहीं सकते। देखिए, अभी तक देश चला आ रहा था, अब जब देश ने दो खलनायक देख लिए हैं जो देश को तबाह कर रहे हैं, तो ऐसे में जो भी लोग अच्छे थे, जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां, आप चालाकियां, आपस में लड़ना होता था, उनको, उनके भीतर की मनुष्यता लगातार बढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां दूर हो रही हैं, और ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा हो रहा है कि एक बेहतर लीडरशिप निकल के आ रही है इन दो खलनायकों की वजह से। इन्होंने इतने नुकसान करे हैं, हर जगह राजनीति करी है, हर जगह गड़बड़ करी है, उससे तेजस्वी, अखिलेश, राहुल, इनके भीतर का जो मनुष्यत्व है
वो निकल के आ रहा है कि नहीं चलो कुछ करना चाहिए, बेहतर क्या होता है, दोस्तियां कैसे होती है, अमन कैसे होता है, प्रेम कैसे होता है, जनता को राहत कैसे दी जा सकती है, कैसे देश को खुशहाल बनाया जा सकता है। ये तब होने लगा है जब सामने एक, देखिए कंट्रास्ट का ये फायदा तो होता है। अभी तक आपस में नहीं समझ में आ रहा था, अब जब आपने देख लिया कि देश इस गर्त में जा रहा है तो उसे निकालने के लिए इकट्ठा होने लगे हैं और जनता धीरे धीरे देखने लगी है। जनता नहीं, अच्छा आप, हर नेता बोलता है, अभी गुजरात में हुआ होता, अभी कहीं कुछ हुआ होता तो पहला बयान होता इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, पहला बयान होता अभी मोदी के साथ कुछ हो जाए इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आप क्यों राजनीति कर रहे हैं, आपने क्यों ब्लेम गेम किया, आप केरल को क्यों कह रहे हैं? आपको सबसे पहले कम जो भी मुसीबत में होता है, गिर जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखा जाता है, नहीं हम हैं। आप भले, आप अस्पताल में कोई बीमार होता है, आप डॉक्टर तो नहीं ठीक कर देते हो, आप उसे दिलासा देते हो। एक बड़ी मशहूर कविता है, किसकी है मुझे, विनोद कुमार शुक्ल एक कवि हैं, बहुत बुजुर्ग, उनकी एक मशहूर कविता है, उसका जिस्ट मैं बता देता हूँ कि कुछ ऐसा है कि एक आदमी कहता है कि मैं चलते-चलते थक गया था, मैं कुछ देर बैठ गया, हताशा से मैं बैठ गया। एक आदमी चल रहा था, उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा, वो मुझे नहीं जानता था, मेरी हताशा को जानता था। मैंने उसे देखा, मैं मतलब अजनबी था, लेकिन वो मेरी हताशा जानता था। फिर हम लोग कुछ खड़े हुए, कुछ देर साथ चले। ये जो अजनबी भी एक दूसरे का साथ देते हैं, हौसला देते हैं, तो आप गृह मंत्री हो, आपके एक प्रदेश के अंदर तबाही आई है, इतने लोग मरे हैं, आपको तुरंत वहाँ के मुख्यमंत्री को फ़ोन करना चाहिए, वहाँ के सांसद को फ़ोन करना चाहिए, वहाँ के भूतपूर्व सांसद को भी फ़ोन करना चाहिए। नहीं करेंगे आप, उससे पूछेंगे कोई बात हो, राहुल जी अगर कोई ज़रूरत हो तो हम आपके साथ हैं, कुछ मदद नहीं। वो कहेंगे कि हमने तो अलर्ट कर दिया था, केरल की सरकार खराब है, अगली बार भाजपा को चुनिए, ये करेंगे। सूरत के अंदर 30 साल से उनकी सरकार है, नगर पालिका पानी भरा रहता है, निकाल नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के अंदर कांड हो रहे हैं, इतने दिनों से एमसीडी उनके हाथ में है, एलजी उनके हाथ में है। लेकिन केरल में कहेंगे, भाई ये सरकार खराब है, अलर्ट को नहीं देखती है, अगली बार भाजपा को चुनिएगा। तो इसे बिल्कुल। कहते हैं राजनीति करना। पर राहुल तकलीफ में है, केरल की जनता तकलीफ में है, केरल की राज्य सरकार तकलीफ में है और तकलीफ के लोगों का रिश्ता एक दर्द का रिश्ता होता है। और इसी तरीके से चाहे वो जाति का सवाल हो, चाहे दुर्घटनाओं का सवाल हो, चाहे भूखमरी का सवाल है, चाहे गरीबी का सवाल है, इन तमाम लीडर्स और जनता के बीच में एक दर्द का रिश्ता बन रहा है। और बिल्कुल, ये दर्द का रिश्ता हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा मरहम बनेगा आगे चल के। ये संवेदनाएं लोगों को वापस हिंसा की बजाय, नफरत की बजाय मनुष्यता की ओर खींच लाएंगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया दीपक, अच्छा थैंक यू सो नीलू, मच। मैं जाते-जाते ये भी बता दूं, ये यही केरल है। केरल में जब बाढ़ आई थी 3-4 साल पहले, तबाही हुई थी, तो हर जगह से, इवन लखनऊ से हम लोगों ने, और मुझे याद है कि बकरीद पड़ी थी, तो हर मस्जिद के आगे हमारी टीमें खड़ी हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में डोनेट, चंदा करके भेजा गया था। तो जनता हमेशा तैयार रहेगी, जनता अभी भी डोनेट करेगी, चंदा भेजेगी, ये करेगी। केंद्र सरकार क्या करेगी, ये देखने की बात है। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच।